Okay, so good evening, friends, and welcome to first episode of Winvest. The Winvest term is win your investments. So basically, ये जो वेबिनार है, this will be a series of webinar. मतलब हर वीक में एक दो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे. अभी तो हम छोटा कुटुंब, एक सुखी कुटुंब है. हम वी आर ओनली few participants only. So एक सीरीज ऑफ वेबिनार मैं चाहता हूं कि मैं करूं, लोगों को एजुकेट करूं कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब किस तरह से कैसे इन्वेस्टमेंट को चेंज करना चाहिए, वो सब मैं बातें आपको सिखाने वाला हूं. सो इस सीरीज का नाम मैंने विनवेस्ट रखा है. विनवेस्ट मतलब win your investment. So free investment education webinar. I welcome all of you to be part of this webinar. I hope the screen is visible to all of you. So let us start. So आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? जब भी मैं एक नॉर्मल आदमी को पूछता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो ये सब चीजें हैं उनको. वैसे देखा जाए तो आज का एक कॉमन इंडियन है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? किसी के चाचा के बुआ के भाई के लड़का LIC एजेंट है या कहीं म्यूचुअल फंड में एजेंट है, उसको कुछ चाहिए तो हमने दे दिया, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. हम इस पांच में से किसी भी चीज को फोकस करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. दैट इज द मेन ट्रेजरी, और दैट इज वाई क्यों एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमें चाहिए. उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ये एक सेंटेंस, कि हम इन्वेस्टमेंट आज क्यों करते हैं. क्योंकि हमें लोग आते हैं, उनका टारगेट वक्त खत्म होता है, या फिर हम एक ऑब्लिगेशन में हम जो है उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं. हम ना किसी भी गोल को लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं. लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो अभी, तो एक ध्यान रखो, भले ही आप उनको दो, लेकिन आपके कुछ गोल्स डिजाइन होते हैं, उन गोल्स को लिए आप इन्वेस्टमेंट करो, वो ज्यादा ही एडवाइजेबल है. तो वो गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 5 साल में, 10 साल में एक गाड़ी लेना, बंगला लेना, एक ड्रीम गोल्स हो गए. फिर सबसे ज्यादा जरूरी है चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, और कुछ हेल्थ इमरजेंसीज आए उसके लिए एक लिक्विड फंड हमारे पास हो, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट, उस किटी को खड़ा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो अगर आप इन चार पांच चीजों में से किसी को ध्यान में ना रखते हुए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए, एक डायरी में लिखिए, एक्सेल में लिखिए, और उनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट इस पांच में से कौन सी चीज के लिए आप उसको ये कर रहे हो, उसको आप मार्क कर रहे हो, उसको मार्क कीजिए, और बाकी के इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लानिंग करना चालू कीजिए. सो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ये सब चीजों के लिए करते हैं. अभी जो भी कोविड की पेंडेमिक से हम गुजरे हुए हैं, अभी 4 महीने हो गए हैं, 22 मार्च से लेकर के अभी 4 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है. हम लॉकडाउन में थे, अभी भी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी भी मैं मेरे घर में बैठ के आपको ये सब बातें कर रहा हूँ. काफी सारी ज्यादा चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं. तो इन 4 महीने में इन कोविड ने, इन कोरोना ने हमें क्या सिखाया है? तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमें सीखने को मिली है, जो मैं मेरे बिजनेस से या फिर आज के ये टॉपिक है उसको लेकर के मैं उसको कोरिलेट करना चाहता हूँ. पहली चीज है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इफ आवर इनकम इज नॉट देयर. 4 महीने से काफी सारे लोगों ने अपने गांव चले गए हैं. काफी सारे लोग अपना घर छोड़ के, अपनी दुकान छोड़ के, मतलब उनका रेंट बंद करके अपने गांव चले गए हैं, क्योंकि इनकम के बिना सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. उसी टाइम पे दूसरी चीज है कि एक डर भी है, कोरोना की वजह से, कोविड 19 की वजह से हमें एक और डर लगा हुआ है कि अगर हम नहीं रहते हैं तो उसके बाद हमारी फैमिली का क्या होता है. सो ये दो मेन चीजें है. इस कोरोना ने, इस कोविड 19 ने हमें सिखाई है कि अगर हम ना हो तो क्या हो सकता है, और अगर हमारी इनकम बंद हो जाए तो हम घर कैसे चला सकते हैं. सो बेसिकली लाइफ, हम लाइफ इंश्योरेंस में जब भी आए, तब हमने लाइफ को एक दूसरी तरीके से लिखना या फिर समझना चालू किया है. हम लाइफ को इस तरह से लिखते हैं, एल छोटा, फिर इफ, और उसके बाद ई. मतलब हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इफ है, हर किसी की जिंदगी में. देर इज अ बिग इफ इन अ लाइफ एंड देर आर टू बिगेस्ट प्रॉब्लम्स अराउंड इट. एक साइड है एल. एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग लाइफ. मतलब आदमी अगर ज्यादा जी गया तो क्या होगा, और जब कब 60 साल के बाद जब उनकी इनकम भी नहीं रहेगी, उसके बाद वो कैसे जिएगा. अभी अगर 4 महीने में ही हमें अगर ऐसी तकलीफ आ गई है, ऐसी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आने वाले 60 साल के बाद आदमी 10 15 20 साल ज्यादा जिएगा, तो वो कैसे जी पाएगा.
उसके लिए हमें सोचना चाहिए, और अगर ये सोच नहीं रहे आप लोग तो पहले से उसको सोचना चाहिए। और दूसरा है ई, मतलब अर्ली डेथ। अगर आदमी ज़्यादा जल्दी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। ये दोनों चीज़ों में हम जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या सॉल्यूशन है, क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, उसमें से मैं आपको एक चीज़ आप आज कवर करूँगा, दैट इज़ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए हमें क्या-क्या प्लानिंग करना चाहिए और क्यों-क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा इसके साथ मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के आज की डेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, इक्विटी में किया जाए, डेट में किया जाए या कहाँ किया जाए। इसको बोलते हैं हम एसेट एलोकेशन। हमारा एसेट का एलोकेशन हमें किस तरह से करना चाहिए, इक्विटी में कितना, डेट में कितना, कब टाइम पे डेट में से इक्विटी में से डेट में मूव करना चाहिए या क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं, या फिर जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ कि मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तब मार्केट डाउन हो जाता है, जब भी मैं मार्केट में पैसा निकालता हूँ तब मार्केट बढ़ने लगता है। सो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं 2 चीज़ों में आपको आज शेयर करने वाला हूँ। पहला है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना चाहिए। और दूसरे पार्ट में हमारे इन्वेस्टमेंट का हमें एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में ये एक मैंने सर्कल बनाया है। ये सर्कल ये कहता है कि आदमी अगर 80 साल जीता है आज की डेट में, आदमी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, वेलनेस को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है। और आदमी जहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आदमी जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशन है जो आदमी पहले 60-70 साल जीता था, वो आज की डेट में 75-80 ईयर्स जीता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर 80 साल आदमी जीता है तो उसकी जो सर्कल है वो क्या रहता है, फर्स्ट 0 to 20 ईयर्स, ऑफकोर्स वो पढ़ाई वगैरह चालू होती है, उसकी इनकम जीरो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, ठीक है। 20 से 40 में, 20 से 30 तक शायद नहीं कमाता है, या फिर वो कमाने की शुरुआत करता है या नेग्लिजिबल अर्निंग करता है, जो उसको मतलब इट इज नेक्स्ट टू जीरो, जीरो के बराबर उसकी इनकम होती है। 25 से बाद थोड़ा बहुत स्टार्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं करता है। 30 के बाद वो अर्निंग चालू करता है, 40, 50, 60 तक वो अर्निंग करता है। 60 के बाद जनरली उनका रिटायरमेंट पीरियड चालू हो जाता है और 20 साल फिर से वो विदाउट इनकम जीता है। सो आदमी अपने 80 साल के लाइफ साइकिल में ऑलमोस्ट 62.5% लाइफ में वो अर्निंग नहीं करता है। ओनली 37.5% लाइफ में वो अर्निंग करता है, और लास्ट के 25% जो है वो उसको विदाउट इनकम और बहुत सारे खर्चे के साथ निकालनी पड़ती है। सो ये जो 60 to 80 का जो पीरियड है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये इम्पोर्टेंस हम अगर आज नहीं समझेंगे और 60 के बाद उसको समझेंगे, जब हम उस फेज में आएंगे तब समझेंगे, तब हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। सो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ को लेकर के हम आज से प्लानिंग करें। रिटायरमेंट में जब हमारी इनकम हो जाएगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, उस टाइम पे अगर हम अपनी प्लानिंग के सहारे उसको जिए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो रिटायरमेंट प्लानिंग सीट मैंने एक प्रिपेयर की है, जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पे ये होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए तो मैं, आपने ये मीटिंग जहाँ से अटेंड की है उसको आप रिप्लाई करोगे, उसके थ्रू आप मेरे साथ पहुँच पाओगे। तो मैं आपको पर्सनली मिलके ये एक्सरसाइज करूँगा कि ये क्या है। सो मैं, ये शीट क्या है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इस शीट के एंड में जो रेड है, बॉटम में जो रेड पोर्शन है, वहाँ पे आपको ईयरली कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसका रिजल्ट, उसका आंसर मिलेगा। सो ए क्या बोलता है, प्रेजेंट आपका अभी के एनुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, अभी के एनुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, वो मंथली एक्सपेंसेस इंटू 12 वो हो जाएगा। बी ये जो है वो ईयर्स टू रिटायर, तो कितने साल के बाद आप रिटायर होंगे। अगर कोई 40 साल का होगा वो 20 साल के बाद रिटायर होगा, 50 साल का होगा वो 10 साल के बाद रिटायर होगा। उसके बाद है इन्फ्लेशन फैक्टर। वो इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है, ये जो है ऊपर इन्फ्लेशन फैक्टर है, मतलब कि आदमी समझता है कि 8% के हिसाब से अगर वो महंगाई का दर बढ़ेगा तो 1 रुपए की वैल्यू 8 साल के 10 साल के बाद होगी 2.15 रुपीज। मतलब आज जो चीज 1 रुपए में मिलती है वो 10 साल के बाद
₹2.15 में मिलेगी अगर 8% के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी तो। ये पूरा चार्ट है, वो चार्ट का भी आपको कॉपी मिल जाएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो कैन यू क्लियर दिस स्क्रीन? ये जो स्क्रीन पे अभी रेड लाइन से उसको आप क्लियर कर पाओगे? किसी ने कर दी है ये। सो इन्फ्लेशन फैक्टर है ये। इन्फ्लेशन फैक्टर ये बोलता है कि आज आपको जो चीज आपका सपोज 2 लाख रुपए का खर्चा है या महीने का 50,000 रुपए का खर्चा है, वो अगर आपको 20 साल के बाद रिटायर होंगे तो वो 50,000 में जो आज चीजें आती है वो 20 साल के बाद वो 50,000 की चीज के लिए हमें कितना पैसा लगेगा। सो वो इन्फ्लेशन फैक्टर हमें पता चलता है। ये हम एक कैलकुलेटेड फिगर्स यहाँ पे हमने रखी है। तो बी में सी में आएगा इन्फ्लेशन फैक्टर, डी में आएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुअल एक्सपेंसेस, मतलब एनुअल एक्सपेंसेस आज अगर 3 लाख रुपए होगा तो 10 साल के बाद कितना होगा, 20 साल के बाद कितना होगा, वो डी में हमें मिलेगा। ई क्या बोलता है? इंटरेस्ट परसेंटेज एक्सपेक्टेड एट रिटायरमेंट, मतलब आपके पास एक किटी, अगर 1 करोड़ रुपए की किटी आपने इकट्ठा कर ली है, उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कितना होगा तो आपको महीने का या फिर सालाना पैसा उतना मिलता जाएगा। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा तो सालाना आपको 10 लाख रुपया मिलता चला जाएगा। तो ई में वो परसेंटेज हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे वो लिखना है। एफ में रिटायरमेंट किटी रिक्वायर्ड टू गेट डी एज एन्युइटी। डी मतलब क्या है? एनुअल एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में हमें लगेंगे उसको करने के लिए हमें रिटायरमेंट कितनी कितनी चाहिए वो लिखा हुआ है। तो जी जो है वो क्या है? करंट एनुअल सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट। एच जो है वो रिकरिंग फैक्टर है। रिकरिंग मतलब सेम अमाउंट हम हर साल जोड़ना चालू कर दे और उस पे 8 से 10% या हमें हमारा इन्वेस्टमेंट जितना रिटर्न दे उसके हिसाब से हमारा कितना परसेंटेज होगा वो है। मैं आपको एक एग्जांपल के जैसा, ये वो रिटर्निंग फैक्टर जो है वो नीचे का टेबल है वो रिकरिंग फैक्टर है। मतलब अगर हमें 10% रिटर्न हमारे मिलता है, हम 1-1 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, तो 10 साल के बाद 1-1 लाख रुपए की वैल्यू होगी, मतलब 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे उसकी वैल्यू होगी 17,53,000, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये रिकरिंग फैक्टर है। तो दो फैक्टर है यहाँ पे, इन्फ्लेशन फैक्टर और रिकरिंग फैक्टर। आपको ज्यादा टेंशन लेने की या फिर ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक है। तो एच बोलता है कि रिकरिंग फैक्टर कितना होगा हमारे रिटायरमेंट में जो टाइम बचा है उसके हिसाब से। और आई ये बोलता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट एनुअल सेविंग्स, हम जो सेविंग कर रहे हैं वो। और जे बोलता है कि गैप कितना चाहिए, मतलब रिटायरमेंट किटी हमें कितनी चाहिए थी और हम जो अभी करंट हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से कितना खड़ा कर पाएंगे। तो दोनों में जो गैप बचेगा वो हमें जे में मिलेगा। और जे को पाने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो लास्ट हमें रेड कॉलम में मिलेगा। आपको, मुझे पता है जरा भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये एक एग्जांपल है, एक 40 इयर्स का आदमी जिसके एनुअल एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए है और अभी उसने 1-1 लाख रुपया वो सेविंग कर रहा है अपने रिटायरमेंट किटी के लिए। सो ए में क्या आएगा? एनुअल एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए। बी क्या आएगा? उसको रिटायरमेंट होने में कितना टाइम जाएगा, दैट इज 20 ईयर्स, क्योंकि 40 साल का वो है और 20 साल के बाद रिटायर होगा, मतलब 60 साल में वो रिटायर होगा, तो 20 ईयर्स। सी इज इन्फ्लेशन फैक्टर। यहाँ पे मैंने 4.661 किया है क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो 8 साल 8% के हिसाब से इन्फ्लेशन मानता है और 20 साल के बाद तो मैंने 20 वाला कॉलम पकड़ा हुआ है, तो इसलिए वो 4.6610% आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो 4.661 के हिसाब से 4 लाख रुपए लेने के लिए उसको उस टाइम पे 18,64,400 रुपए जमा करने पड़ेंगे। मतलब आज जो चीजें उसको 4 लाख रुपए में मिल रही है वो 18,64,400 रुपए में 20 साल के बाद वो चीजें मिलेगी। मतलब उसको हर साल 18,64,000 रुपया आना चाहिए, उतना उसके पास कॉर्पस होना चाहिए, उतना उसके पास किटी होना चाहिए। ठीक है। ई में ये हम बोलते हैं कि 10% के हिसाब से हमें, मैं बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा हूँ क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के रेट काफी कम हो रहे हैं। ये है, मतलब मैं उस टाइम पे अगर करोड़ रुपए मेरे पास आए तो 10 लाख रुपए उसमें से मुझे मिले उस टाइम पे, ऐसे फिक्स डिपॉजिट तो मिलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं कुछ तरह से 10% के हिसाब से मैं वहां से मैं अर्निंग कर पाऊंगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो 18,64,000 रुपये मुझे कमाने के लिए ऑब्वियसली 1,86,44,000 का मुझे मेरे पास कितनी होना चाहिए। अभी ये 1,86,00,000 के लिए मेरे
मैं आज जो जमा कर रहा हूँ वो 1-1 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और 20 साल के बाद वो 1-1 लाख रुपया मतलब 20 लाख की कीमत हो जाएगी 63 लाख रुपीस, जो आई में है। ठीक है, क्योंकि 63.0025 वो रिकरिंग फैक्टर है, यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन खैर वो मैं आपको बाद में जब 1 to 1 मिलेंगे तब भी समझा पाऊंगा। सो 63 लाख रुपीस ऑलरेडी मैं जमा कर पाऊंगा, 1,86,00,000 रुपए की मुझे जरूरत है, और 123 लाख रुपीस मुझे और जमा करने पड़ेंगे। 1.23 सीआर मुझे और भी जमा करने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे 20 साल तक 1.95 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए 20 साल तक और मुझे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। 1 लाख में और ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तब जाके मैं अपना रिटायरमेंट सही तरीके से प्लानिंग कर पाऊंगा। सो ये मैंने एग्जांपल लिया एक अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसका 4 लाख रुपए का खर्चा है और जो ऑप्टिमिस्टिक सोच रहा है। ये एक दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे उसके एक्सपेंसेस 3 लाख रुपीज है। 3 लाख रुपीज उसके इंटरनेट एनुअल एक्सपेंसेस है। 20 साल के मैंने एज सेम ली है मैंने, और ये सब ली है। फिर भी उसको 47 लाख रुपीज 47,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। सो एक एक्सरसाइज है जहां से पता चलेगा कि आपको मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रिटायरमेंट प्लानिंग का एक चैप्टर आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम काफी कम है और मुझे एसेट एलोकेशन भी आपको कवर करना है, सो मैं फटाफट लेके चलूंगा। सो एसेट एलोकेशन बेसिकली क्या है? इक्विटी और डेट। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डेट में करना चाहिए। इक्विटी और डेट में कब क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? हर कोई मुझे यही पूछता है कि अभी मैं इक्विटी में करना चाहूँ या डेट में करना चाहूँ। तो भाई सॉल्यूशन ये नहीं है कि अभी इक्विटी में करना चाहिए या डेट में करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। पर्सन टू हमने बाहर आया જોઈ લે હું पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि कोई જો હમણાં એ કઈ ને वो आदमी का रिस्क एपेटाइट कितना है, आदमी का इनकम कितना है, उसकी एज कितनी है, उसके पास टाइम कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट अस आस्क, मैं मुझे आपको 9 क्वेश्चन पूछने हैं। आप एक पेन और पेपर लीजिए और 1 से 4 उसका आंसर होगा हर एक क्वेश्चन का। आपके लिए वो फर्स्ट आंसर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, वो आप लीजिए, लिखिए। ऐसे ही 9 आंसर आपको लिखने हैं, फिर टोटल करना है लास्ट में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? आपकी एज क्या है? अगर आपकी 50 साल से ज्यादा एज है तो आप 1 लिखिए, अगर 40 से 50 के बीच में है तो 2 लिखिए, 30 से 40 के बीच में आप अगर हो तो 3 लिखिए, और 30 साल के नीचे आपकी अगर एज है तो 4 लिखिए। ठीक है, समझ गए आप? पहला 1 2 3 4 आप लिखिए एक पेपर पे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर ईयर्स डू यू इंटेंड टू वर्क? आप अभी और कितना काम करोगे? सो 16 माइनस आपकी एज, इतना ही होगा। ज्यादातर लोग 60 के बाद काम करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप 50 साल के हैं तो आपको 10 आएगा आपका आंसर, मतलब तीसरा आंसर आएगा। तो उसके हिसाब से आप 1 2 3 4 फिर से लिखिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपकी एनुअल इनकम। अगर 2 लाख से कम आपकी इनकम है तो 1 लिखिए, 2 से 5 के बीच में है तो 2 लिखिए, 5 से 10 में है तो 3 लिखिए, और 10 लाख से ज्यादा है तो 4 लिखिए। हाउ लॉन्ग, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं, जो पर्टिकुलर वो 5 साल से कम रखना चाहते हैं, 5 से 7 साल रखना चाहते हैं, 7 से 10 रखना चाहते हैं, या 10 साल से ज्यादा रखना चाहिए, उसके हिसाब से 1 2 3 4 फिर से लिखिए। 9 क्वेश्चन है टोटल, ये चौथा क्वेश्चन है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग सॉरी हाउ गुड इज योर नॉलेज अबाउट फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट? क्वेश्चन मिक्स हो गया है। आपका नॉलेज कितना है फाइनेंशियल मार्केट का, वो आप लिखिए। कुछ नॉलेज नहीं है आपको, या फिर एफडी और पोस्ट ऑफिस जितना नॉलेज है, या फिर म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, या फिर आप एक्सपर्ट है। अगर आप एक्सपर्ट है तो 4 लिखिए, और अगर कम है तो 3 2 1 लिखिए। छठा क्वेश्चन है, व्हेन यू इन्वेस्ट मनी योर प्राइमरी गोल इज टू? जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्राइमरी गोल क्या होता है? उसमें पहला ये है कि प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ माय वेल्थ लूजिंग वैल्यू, मतलब आपका कंजर्वेटिव नेचर है। दूसरा है करंट वैल्यू इनकम ज्यादा होनी चाहिए, और
टाइम बाय टेकिंग लिटिल रिस्क, मैं छोटा सा रिस्क लेना चाहता हूँ। तीसरा ये है कि मैं फेयर लेवल ऑफ रिस्क लेना चाहता हूँ, और चौथा ये है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से आप 1 2 3 4 लिखिए। फिर सातवां है द स्टॉक मार्केट हैज ड्रॉप बाय 25%। एक सिनेरियो है, स्टॉक मार्केट 25% से गिरा, मतलब हमारे मार्च में की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 25% के हिसाब से गिरी। द मार्केट एक्सपेक्ट, मतलब अभी ज्यादा उठना चाहे, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाहोगे? सभी सेल कर दोगे या कुछ सेल करोगे, कुछ शेयर सेल कर दोगे? तीसरा है कि सब शेयर रखोगे क्योंकि ज्यादा होने वाला है ऐसा आपको अंदाजा है, या फिर चौथा है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो और भी शेयर खरीदोगे। तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 फिर से लिखिए। आठवां है आपने एक गेम में 10,000 रुपए जीते, जैसे बोर्ड वाला गेम होता है ना वैसा, तो आप क्या करना चाहोगे? 10,000 जीते तो उसके लेकर के खुश रहोगे। फिर दूसरा है कि 10,000 आप लगाओगे जिसमें आपको 30,000 और ज्यादा कमाने का चांस है, 50% चांस है। तीसरा है 10,000 आप लगाओगे ऐसी जगह पे जहां पे आपको 75,000 जीतने का चांस है, 25% चांस है। 10,000 आप ऐसी जगह पे लगाओगे जहां पे 10% चांस है कि आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। मतलब ये जो राउंड में, ये जो राउंड बॉक्स होता है ना, उसमें 100 पे आप हिट करोगे, उसके 10% चांस है, लेकिन वहां पे आप हिट करोगे तो आपको 1 लाख रुपया कमाएंगे। तो मेरा जैसा आदमी होगा वो सोचेगा कि मैं 10,000 रुपया लगा दूंगा, और क्योंकि शायद मुझे 1 लाख रुपया मिल भी सकते हैं, तो मैं चौथा मैं लेना चाहूंगा। लेकिन सब लोग ये चौथा नहीं लेना चाहोगे, आप शायद तीसरा या दूसरा या पहला भी ले लोगे। तो आपके हिसाब से आपका ऑप्शन लिखिए आप। और नाइन्थ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके डिपेंडेंस कितने हैं, आपके बीवी बच्चे मिल के 3 लोग है, या 2 लोग है, या 1 लोग है, या खुद आप अकेले हो। उसके हिसाब से 1 2 3 4 लिखिए। सो आपने 9 क्वेश्चन के 1 2 3 4 आंसर लिखे, 1 2 3 या 4 आंसर, ऐसे 9 आपने लिखे। अभी आप उसका टोटल कीजिए, और ये टोटल आएगा आपका, जितना भी टोटल आएगा उसके हिसाब से, अगर सपोज आपका टोटल आया 25, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 40% डेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए और 60% इक्विटी में कीजिए। 40% डेट में कीजिए और 60% इक्विटी में कीजिए। किसी का टोटल आया 36, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 100% नहीं तो एटलीस्ट 90% आप इक्विटी में कीजिए, खाली 10% आप डेट में रखिए तो भी चलेगा। और किसी का अगर 9 ही टोटल आया, मतलब सब ने उसमें एक ही किया है, तो 90% डेट में, मतलब वो ज्यादा भी जरा भी रिस्क लेना हम उसको अलाउ नहीं करेंगे या एडवाइस नहीं करेंगे। 90% उनको डेट में रखना चाहिए, और 10% ही इक्विटी में रखना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हम जब भी मिले तब हम आपको ये शेयर करेंगे और आपका एसेट एलोकेशन करेंगे। इस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते तो है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही मार्केट ज्यादा बढ़ता है तो इक्विटी हमारा पोर्शन ज्यादा बढ़ जाएगा और डेट कम हो जाएगा। हमारा पोर्टफोलियो, अगर हमने 25 स्कोर आया, तो 40-60 का पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो रहता नहीं है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से 40-60 का वो 50-50 हो जाएगा, या फिर 30-70 हो जाएगा, या 35-65 हो जाएगा। ऐसे करके मूव होता रहेगा, जो बहुत ही ज्यादा रिस्कियर प्रोपोजल है। तो वैसे आ, उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सिग्नेचर करके प्रोडक्ट है। मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एज एन एम्प्लॉय हूँ, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एक सिग्नेचर करके प्रोडक्ट है। उसमें एक टारगेट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है। वो ये बोलती है कि हर 3 महीने में, मतलब इक्विटी और डेट का जो प्रपोजिशन है, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 75% इक्विटी और 25% डेट में इन्वेस्टमेंट, तो वो हमने उसको एडवाइस किया है, उसके हिसाब से किया। तो क्या होगा, 3 महीने के बाद सपोज मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, तो 87,000 वैल्यू हो गई 75 की, और डेट की वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो एक 28,000 हुई। अभी 87 प्लस 28,000 मतलब 1,15,000 वैल्यू हुई, और परसेंटेज के हिसाब से 86,250 रुपीज इक्विटी में होने चाहिए, तो 750 रुपए इक्विटी में से डेट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली हर 3 महीने में। दूसरे 3 महीने में क्या हुआ, मार्केट डाउन हुआ, तो इक्विटी की वैल्यू 87,000 से फिर से 75,000 हो गई, और डेट की वैल्यू बढ़ के 30,000 हो गई, और टोटल मिला के 1,05,000 हो गए। तो क्या होगा, 3750 रुपीज जो है वो डेट में से इक्विटी में ट्रांसफर होगा, और फिर से जो परसेंटेज है वो 75-25% पे फिर से फिक्स हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक होगा, आपका कोई इसमें इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। और फिर से ऐसा हर 3 महीने में ये ऐसा ऑटोमेटिक होता रहेगा, और आपका एसेट एलोकेशन आप जो चाहते हैं उसके हिसाब से वो
हर 3 महीने में वो बैलेंस होता रहेगा। सो ये हमारे सिग्नेचर प्रोडक्ट की एक फीचर है जो बहुत ही खूबसूरत फीचर है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको इसमें ज़्यादा जानना है तो हम वन टू वन मिलकर आपको मैं समझा सकता हूँ कि ये क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की डेट में हर कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, फिक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 1 लाख रुपए आप 10 साल तक इन्वेस्ट कीजिए और 5 साल रुकिए, 16वें साल से 1,15,000 रुपया आपको लाइफ टाइम, मतलब आप जब तक जिएंगे तब तक, मतलब अप टू 99 ईयर्स, 99 ईयर्स तक से ज्यादा जियोगे तो नहीं मिलेगा। अप टू 99 ईयर्स आपको 1,15,000 रुपये मिलेगा, ऑलमोस्ट गारंटेड मिलेगा। और जब भी डेथ होगी तब 13,15,610 रुपये आपके नॉमिनी को, मतलब बच्चे को मिलके प्लान ये बंद हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लान है, गारंटेड प्लान है, रिटायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके जो है वो आप अपना एक रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर एज ऑफ टुडे। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अगेन हम विनवेस्ट सीरीज 2 में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपने जहाँ से ये डिटेल्स ली है आप उसको कांटेक्ट करके मेरे पास पहुँच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड कीप इन्वेस्टिंग, कीप होम, कीप सेफ और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।